टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 से 1987 के नैतिक विकास के 3 स्तर एवं 6 अवस्था है जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन तीन स्तर में से प्रत्येक स्तर की 2 अवस्था यानी कि 3 स्टेज है लॉरेंस कोहलबर्ग की, और उन स्टेज की भी अदर 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कितनी हो गई? 6 अवस्था हो गई, 3 स्तर हो गए। तो नैतिक दुविधा सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा है। नैतिक विकास के सिद्धांत को क्या कहा गया है? अवस्था का सिद्धांत। पियाजे की तरह कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों यानी स्टेप्स में होता है। पियाजे का भी यही मानना था और कोहलबर्ग का भी। एक बात तो ये आप याद रखना कि कोहलबर्ग और पियाजे में क्या समानता है कि दोनों के जो सिद्धांत है वो स्टेप्स में है, यानी कि चरणों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और अभी 2024 में सीटेट में आया भी था। तो एक तो हो गई ये समानता इसमें। तो कोहलबर्ग ने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार की साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद कोहलबर्ग ने इन निर्णयों पर पहुंचे। यानी कि कोहलबर्ग ने क्या किया? बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार की, यानी कि उसने अपने बच्चों के साथ ये परीक्षण किया कि जो भी मतलब निष्कर्ष निकलेगा लास्ट में, ये जो भी सॉल्यूशन, जो भी इसमें स्टेजेस और स्टेप्स दिए हुए हैं वो सब उसने 20 साल तक बच्चों पर परीक्षण करने के बाद जो डिसीजन लिया, जो निर्णय पर पहुंचे, वो क्या था? इन साक्षात्कारों में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई गई जिनमें कहानियों के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें थी। उसमें से सबसे लोकप्रिय दुविधा कौन सी है? हेंज दुविधा। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हेंज दुविधा लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे फेमस है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। ये कहानी सुनिए पहले आप अच्छे से। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उनकी जान बचाई जा सकती है। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। यानी कि एक तो पहले से ही वो इतनी महंगी थी, ऊपर से वो और उससे 10 गुना पैसे मांग रहा है। तो उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हेंज उन सब के पास गए जिन्हें वह जानता था। वो यानी कि वो पैसे के इंतज़ाम के लिए बहुत लोगों के पास गया कि मुझे पैसे चाहिए और अपनी पत्नी के लिए मुझे दवाई लेनी है। लेकिन हुआ क्या? फिर भी उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। यानी कि अभी भी उसको आधे और पैसे चाहिए थे दवाई खरीदने के लिए। तो अब क्या होता है? होता यह है कि उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसकी बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं ऐसा उधार नहीं लेता और दवाई तो पूरे पैसे में ही नहीं लेगी। दवाई वाले ने कहा मैंने यह दवाई अपने आप से बनाई यानी खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हेंस ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। यानी कि जब उसने दवाई नहीं दी तो हेंस ने क्या किया कि जब वो वहाँ नहीं था तो उसने वो दवाई चुरा ली। यह कहानी उन 11 कहानियों में से एक है जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के जानने के लिए इस्तेमाल की थी। यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों में साक्षात्कार लिया गया उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी कि इस कहानी के बाद अब कुछ क्वेश्चन भी दिए गए। उन क्वेश्चन में बच्चों को खुद ही एक्सप्लेनेशन देना है कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आप भी ये सोचकर एक खुद ही एक्सप्लेनेशन बनाएं। क्या हेंज को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? और अगर सही और गलत है तो क्यों है? ओके। थर्ड है, क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चुरा कर लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो इतने महंगे दामों पर दवाई बेचे? क्या ऐसा कोई कानून नहीं जिसे दवाई की कीमत कम की जा सके, उसकी कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों और क्यों नहीं? कोहलबर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहलबर्ग ने
नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई, जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया गया। रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन, यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। इस चरण में क्या सही है और क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो भी बच्चा है, सपोज करो, अगर उसे सजा मिल रही है तो इसका मतलब वो बात गलत है, और अगर उसे उपहार मिल रहा है तो इसका मतलब वो बात सही है। तो ये बच्चे के को जो सजा और उपहार मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। चरण फर्स्ट है हमारा बाहरी सत्ता पर आधारित। नैतिकता इस रूढ़िपूर्व अवस्था का पहला चरण है। यह नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चे जब बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जब वो नहीं मानते तो बड़े उनको डांटते भी हैं, कभी कभी गुस्सा आता है तो पीट भी देते हैं। तो बच्चे उस गलती को फिर दोहराने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो ये करेंगे दोबारा से तो उनको दंड मिलेगा। तो ये क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज का चरण फर्स्ट है ये। अब सेकंड चरण क्या कहता है, व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। यानी कि ये बच्चों में भी होता है और लगभग बड़ों में भी होता है कि अगर कोई मेरे साथ अच्छा करता है तो मैं उसके साथ अच्छा करूँ, अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मैं उसके साथ बुरा करूँ, अगर कोई मुझे चीज़ें देता है तो मैं भी उसको दूँ, अदरवाइज़ अगर वो मेरे को नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूँ। सबकी ये थिंकिंग हो जाती है। तो ये क्या होता है, नैतिक एक दूसरे का हित, अगर वो मेरा भला कर रहा है तो मैं उसका भला करूँगा, और अगर वो मेरा भला नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा। ओके, तो कार्य करने में कुछ गलत नहीं है। व्यक्ति को अपने हित के बारे में भी सोचना चाहिए, यहाँ पे ये कहा गया है। तो अब यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करना कुछ भी गलत नहीं है। एक मिनट, गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने हित के बारे में सोचते हैं और अगर कोई और दूसरा अपने हित के बारे में सोचता है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब हम सोच सकते हैं तो वो क्यों नहीं सोच सकता अपने अच्छे के लिए। मतलब कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो तो अपना फ़ायदा सोचता है, मैं उसके लिए कुछ करता हूँ तो, और वो मेरे लिए क्या करता है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, ये वगैरह वगैरह जो भी बातें होती हैं। अतः इस स्तर की नैतिक सोच ये कहते हैं कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरों की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वो भी हमारी इच्छा की पूरी कर देंगे। ओके, रूढ़िगत चिंतन 10 से 13 वर्ष। यहाँ कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर बच्चों का व्यवहार जो होता है उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी कब सपोज करो कि आप ही के घर में है कि आपके मम्मी पापा ने रूल बना दिया कि आपको इस टाइम से घर से बाहर नहीं जाना है और इस टाइम तक घर पे वापस आ जाना है, अगर आप कहीं पे काम पे भी जा रहे हैं तो। और मतलब कहने का ये कि रूल हो जाते हैं कि भाई रात के 9 बजे के बाद कोई कहीं नहीं जाएगा, या फिर रूल होता है कि सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। और कुछ रूल ऐसे भी होते हैं जैसे कि लड़कियों को तो बाहर भेजने नहीं दिया जाता है और लड़के कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि भाई ये तो लड़की है, ये बाहर क्यों जाएगी, ये लड़का है, ये काम करने जा सकता है। तो वगैरह वगैरह ऐसे इस तरह के भी रूल बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि बच्चों के व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होते हैं। अच्छे आपसी व्यवहार व संबंध पर आधारित नैतिक चिंतन यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं, जो उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की बनाते हैं। जैसे कि तीसरी अवस्था में कहा गया है कि इस बच्चे को इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना,
जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि जब कभी भी मेरी तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तो मेरी लड़की बहुत छोटी है, 8 साल की। तो वो खुद बोलने लगती है कि मम्मी मैं बर्तन धो देती हूँ, आपकी तबीयत ख़राब है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने कि इतने मेरे बारे में इतना सोचा कि मेरी तबीयत ख़राब है, वो खुद अपने आप से आके बोल रही है मेरे को। तो यही होता है कि बच्चों को लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी कि तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा, मम्मी को खुशी होएगी। तो वही बात है कि यहाँ पे दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। और नैतिकता भी यही कहती है कि अगर मैं ही क्यों ना हो या फिर कोई भी हो, अगर घर में किसी एक की तबीयत खराब है तो दूसरे को काम करना चाहिए भाई, क्योंकि आखिर है तो वो भी इंसानी। तो मापदंडों को अपनाते हैं जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का, तो यहाँ पे एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की बनाते हैं। ये कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है सामाजिक। अब चरण 4, यहाँ पे चरण 4 क्या कहता है? सामाजिक अवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोलबर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्यों पर आधारित होती है, जिसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे के लिए चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। मतलब कि नैतिक विकास की अवस्था चौथे चरण में कानून, न्याय, कर्तव्य, कि भाई कानून की नज़रों में क्या सही है क्या गलत है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सब जो होते हैं चौथे चरण में आते हैं। और ये समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, समाज के कानून के दायरे में हो क्या, हमें अपने काम करने चाहिए, तो कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। ओके। रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन, यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत विकास व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। तो तीसरी अवस्था में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन, मतलब अपने आप से सोचना कि क्या सही है क्या गलत है और खुद ही रास्ते बनाना। 5th चरण क्या कहता है? सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोलबर्ग के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह सोचने लगता है कि वह कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्था का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों पर संरक्षण करे। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई कानून और सिद्धांत ये सब नहीं देखे जाते, तो उस स्थान पे उस टाइम पे ये सोचा जाता है कि हम कानून के बारे में सोचें या फिर अपने, जैसे कि अभी हेंज की पत्नी जब बीमार थी तो वहाँ पे यही सिचुएशन आई थी कि वो अपने कानून के बारे में सोचे या फिर अपनी गरीबी के बारे में सोचे या फिर इस बारे में सोचे कि वो अपनी पत्नी को कैसे बचाए। तो वही है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि कानून और सिद्धांत सब भूलने पड़ते हैं अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करने के लिए। सार्वभौमिक, छठा चरण कहता है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चरण। यह कोलबर्ग की नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है, यानी कि छठी अवस्था होती है जो, उसमें व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के बारे में सोचता है कि मेरा मन क्या कहता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और सब गलत हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे दिल से या मन से कोई भी आवाज़ आती है ना, तो वो कभी भी गलत नहीं होती। हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए, क्योंकि मन हमेशा सही का रास्ता सही बताता है, सही रास्ता देता है। तो व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों ना हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। कोलबर्ग मानते हैं कि अवस्था एक क्रम में चलते हैं और उम्र से जुड़े हुए हैं। 9 साल की उम्र से पहले बच्चे पहले स्तर पर काम करते हैं। अधिकतर किशोर तीसरी अवस्था में सोचते पाए जाते हैं। तो
अधिकतर किशोर तीसरी अवस्था में सोचे पाए जाते हैं और उनमें दूसरी अवस्था और चौथी अवस्था की सोच विचार के कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। प्रारंभिक वयस्कता में पहुंचने पर कुछ थोड़े से लोग ही रूढ़िपूर्णता से ऊपर उठकर नैतिक तर्क देते हैं, लेकिन वे कौन से सबूत हैं जो इस तरीके के विकास को प्रमाणित करते हैं कि 20 साल के लंबे समय के अध्ययन के परिणामों के अनुसार उम्र के साथ अवस्था 1 और 2 का उपयोग घटा है और अवस्था 4 से 10 की उम्र के बच्चों के नैतिक तर्क में बिल्कुल भी नहीं आती। वह 36 साल की उम्र के 62% लोगों की नैतिक सोच में दिखाई दी। 5वीं अवस्था 20 से 22 साल की उम्र तक बिल्कुल भी नहीं आती है और वह कभी भी 10% से ज़्यादा में नहीं दिखाई देती। अर्थात रूढ़िपूर्णता से ऊपर उठकर नैतिक तर्क, मतलब कि समाज, कानून, यही सब, इनसे ऊपर नैतिक तर्क क्या कहता है लोग, लेकिन वे कौन से सबूत हैं जो इस तरीके के विकास को प्रमाणित करते हैं। 20 साल के लंबे अध्ययन के परिणामों के अनुसार उम्र के साथ अवस्था, जैसे जैसे अवस्था चेंज होती है, 1 अवस्था 2 अवस्था, वैसे वैसे एज के अकॉर्डिंग हमारी नैतिकता भी चेंज होती जाती है। ओके, इसलिए नैतिक अवस्था की कोलबर्ग की शुरुआत में सोचा था कि उसने थोड़ी देर में आती है और छठी अवस्था में चिंतन करना है तो बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाता, ऊंची अवस्था में आता है, जो कि बहुत विलक्षण है। हालांकि अवस्था 6 कोलबर्ग की नैतिक निर्णायक अंक प्रणाली से हटा दी गई है, लेकिन यह अभी भी सैद्धांतिक रूप से कोलबर्ग के नैतिक अविकास की संकल्पना के लिए जरूरी मानी जाती है। तो कोलबर्ग की अवस्थाएं आपने अभी देखी, इनका अवस्थाओं का प्रभाव अब देखिए। ऐसे कौन से कारक है जो कोलबर्ग की अवस्थाओं से गुजरने पर असर डालते हैं। हालांकि हर अवस्था में नैतिक तर्क इस तर्क बात पर आधारित होता है कि कुछ स्तर का संज्ञानात्मक विकास होगा। कोलबर्ग यह बहस करते हैं कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास उनके नैतिक चिंतन के विकास को सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि बच्चों की नैतिक तार्किकता की यह दिखाता है कि उन्हें नैतिक सवालों और नैतिक द्वंद्व को हल करने के लिए कैसे अनुभव मिले हैं। कोलबर्ग मानते हैं कि बच्चों की आपस में बातचीत ऐसे सामाजिक उद्दीपनों में से अहम चीज़ है जो बच्चों की अपनी नैतिक सोच को बदलने की चुनौती प्रदान कर सकती है, जबकि वयस्क नियम और कायदे बच्चों पर थोपते हैं। मतलब कहने का यह है कि हमें भी कभी भी अपने नियम कानून बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए। बच्चों को आपस में बातचीत, ऐसे सामाजिक उद्दीपन, अपने आप वो समाज में वह अपने वातावरण में देखकर अपने आप समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपसी लेन देन उनको दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण देखने और जनतांत्रिक ढंग से नियम बनाने का अवसर प्रदान करता है। कोलबर्ग कहते हैं कि बच्चों को दूसरों का दृष्टिकोण लेने की क्षमता और उनके नैतिक तर्क में प्रगति लाती है। जब बच्चा खुद सोचेगा, खुद करेगा, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है सोचने समझने की, इमेजिनेशन वो है, उसकी कैपेबिलिटी वो बढ़ेगी। लेकिन जब हम उस पर प्रेशर डालेंगे कि तू ये कर, ये नहीं करेगा, तो उससे उसके माइंड पर लोड पड़ेगा और वो अपने समझने की जो क्षमता उसकी कम हो जाती है। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की आलोचना और निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई है। नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार। कोलबर्ग के आलोचकों के अनुसार कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत सारा ध्यान नैतिक सोच तक सीमित है और उनमें नैतिक व्यवहार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। उनका कहना है कि नैतिक व्यवहार पर बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना नैतिक सोच पर बात करना, क्योंकि कई बार लोग दिखाते हैं कि उनकी सोच काफ़ी नैतिक है परंतु उनका व्यवहार उसके विपरीत होता है। ज़रूरी नहीं है कि सोच का दावा करने वाले लोग नैतिक व्यवहार भी करें, इसलिए नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार दोनों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। जैसे नेता कई नैतिक दावे करते हैं कि परंतु उनका व्यवहार कई बार अनैतिक व उनके दावों के विपरीत होता है। इसके अलावा कहा गया है कि जब चुनाव आते हैं तो ये करूँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है, दावे सब उल्टे पड़ जाते हैं।
लोग अनैतिक कार्य करते हैं, जैसे चारों ओर पता है कि चोरी करना गलत काम है, परंतु इसके बावजूद वह चोरी करते हैं। दूसरी ओर बेंदुरा का कहना है कि काफ़ी लोग अपने अनैतिक व्यवहार को अपने नैतिक उद्देश्यों से अपनी समाज की नज़रों से में सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, कि अपने अनैतिक व्यवहार को नैतिक उद्देश्य, मतलब काम तो करेंगे गलत और सलाह देंगे सही, तो समाज की नज़रों में क्या होगा कि ये तो भाई सही है क्योंकि वो सही सलाह देते हैं। बट होता क्या है, उसका उल्टा कोशिश करते हैं। जैसे जेहाद स्त्री पीक के नाम पर किए गए जाने वाले हमले और गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता जो बच्चे गिराकर गर्भपात कराने वाले अस्पताल नष्ट करते हैं और डॉक्टरों का खून करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हमारा समाज जाता है, हमारे सामाजिक लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता जो बच्चे गिराकर गर्भपात करने वाले अस्पताल नष्ट करते हैं और डॉक्टरों का खून करते हैं, हमले होते हैं, जेहाद, इनके बारे में आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में आए दिन आते रहते हैं। नैतिक तर्कों का मूल्यांकन। आलोचकों का मानना है कि कोलबर्ग के सिद्धांतों में नैतिकता के मूल्यांकन पर खास ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि जो कहानी कोलबर्ग नैतिक तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके आधार पर मूल्यांकन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा कोलबर्ग जो भी दुविधाएं प्रस्तुत करते हैं, वे भी नैतिक तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए असली ज़िंदगी में आने वाली दुविधाओं को से काफ़ी अलग है। सांस्कृतिक और नैतिक तर्क। कोलबर्ग के अनुसार उसकी नैतिक तर्कों की अवस्था सार्वभौमिक, परंतु कुछ आलोचकों के अनुसार उसके सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती है। परंतु कोलबर्ग और उनके आलोचक दोनों ही कुछ हद तक ठीक है। 27 संस्कृतियों में किए गए 45 अध्ययनों में कोलबर्ग के सिद्धांतों की पहली 4 अवस्थाएं सार्वभौमिक पाई गई है, परंतु 5वीं और 6ठी अवस्था संस्कृतियों में नहीं पाई गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 4 अवस्थाएं सार्वभौमिक और 5वीं और 6ठी अवस्था सांस्कृतिक। ओके। मूल्यांकन अवस्था में अन्य संस्कृतियों के में पाए जाने वाले उच्च नैतिक तर्क समाहित नहीं है तथा नैतिक चिंतन जितना कोलबर्ग ने सोचा था उससे ज़्यादा संस्कृति विशेष पर निर्भर करता है। भारत में हर जीव की पवित्रता और जीव संसार की एकता का नैतिक चिंतन, इजराइल में समुदाय की समता और सामूहिक सुख के चिंतन पर आधारित नैतिकता और न्यूगिनियो में सामूहिक नैतिक दायित्वों की सोच जैसे विचारों की कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्थाओं में उच्च स्थान पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनमें अन्य विचारों की तुलना में न्याय के विचार को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बावजूद इसके कि कोलबर्ग सिद्धांत काफ़ी सारी संस्कृतियों के लिए ठीक बैठते हैं, परंतु वे कुछ संस्कृतियों की नैतिक अवधारणाओं को नहीं शामिल करते हैं। तो परिवार और नैतिक विकास क्या कहता है? कोलबर्ग का मानना है कि पारिवारिक प्रक्रियाएं बच्चों के नैतिक विकास के लिए कुछ खास जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि बच्चों और माता पिता के बीच का संबंध बच्चों को एक दूसरे की राय लेने में बहुत कम अवसर देते हैं, बल्कि बच्चों को नैतिक विकास से ज़्यादा अवसर अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। समझ पा सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं माता पिता के बीच में माता पिता के साथ शेयर नहीं कर पाते, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो यही कहा गया है कि नैतिक विकास के ज़्यादा अवसर उन्हें दोस्तों के साथ मिलते हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठने उठने में आगे रहते हैं। माता पिता के साथ बैठना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। विकासवादी व्यक्तियों का मानना है कि दोस्तों के साथ सक्रिय अनुशासन यानी तर्क को इस्तेमाल करना और बच्चों को ध्यान उनके इसीलिए कहा गया है कि बच्चों के साथ हमेशा माता पिता को दोस्ती के जैसे व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़्यादातर सारी तो नहीं पर ज़्यादातर बातें तो बता सके, ताकि वो उनकी सॉल्यूशन को समझ सके, सॉल्यूशन बता सके उनको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके द्वारा किए गए कार्यों के नतीजे पर ले जाने में से उनकी नैतिक विकास होता है। इसके अलावा माता पिता के खुद के नैतिक मूल्य भी बच्चों के नैतिक विकास में सहायता करते हैं। जेंडर और देखभाल की दृष्टिकोण। कैरल गिल्गिन की आलोचना के अनुसार गोलबर्ग सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित है। गिल्गिन
का गिलिगन का कहना है कि कोलबर्ग के सिद्धांत पुरुष रिवाजों पर आधारित है, जो कि सिद्धांतों को आपसी संबंध से ऊपर रखते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। कोलबर्ग यहाँ पे कहा गया कि जो कोलबर्ग है वहाँ पे महिलाओं के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितनी भी बातें होती है वो सारी पुरुष से रिलेटेड होती है, तो इसलिए वो लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। परंतु गिलिगन का मानना है कि कोलबर्ग के अपने नैतिक सिद्धांतों के देखभाल के दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने आपसी संबंध, एक दूसरे की चिंता की भावना, एक दूसरे को जुड़ाव की भावना को नैतिकता को स्थान नहीं दिया गया। गिलिगन के अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि कोलबर्ग खुद पुरुष है और उनके सिद्धांत पुरुषों पर के शोध व उनके जवाबों पर आधारित है। जबकि गिलिगन ने जब 6 से 18 साल की लड़कियों के जवाबों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि लड़कियां मनुष्य के आपसी संबंधों के आधार पर नैतिक द्विधा का निर्णय लेती है, परंतु कुछ अध्ययन नैतिक निर्णय में लिंग भेद के होने पर शंका जताई और उनके अनुसार नैतिक निर्णय में यह भेद बहुत कम है और पुरुष और महिला दोनों आपसी संबंधों वाली दुविधाओं को देखभाल के दृष्टिकोण से हल करते हैं और सामाजिक दुविधाओं को न्यायिक दृष्टिकोण से हल करते हैं। तो कहा गया है, तो ये बात भी सही है भाई, जो कोलबर्ग है वो पुरुष है तो ज़्यादातर पुरुष वो अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने अंदर की फीलिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, तो पुरुषों पर ही करेंगे। जो महिलाएं हैं वो महिलाओं की तरह सोचेंगी, जो पुरुष है वो पुरुषों की तरह सोचेंगे। तो पुरुष के बारे की तरह सोच कर ही तो बताएगा कि इसीलिए उसके एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर पुरुषों पर है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल चौमस्की के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।